हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एसे 200 का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ क्योंकि ये एसे 200 मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी कि सर इसको एक्सप्लेन कर दो बिकॉज दिस इज अ बेसिक स्टैंडर्ड। सबसे पहला स्टैंडर्ड है किसका? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का। ठीक है, तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा होती है और कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, इस स्टैंडर्ड को बहुत सिंपल ले लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते। बट ये स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है। भले डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन कभी आए ना आए, बट इनडायरेक्टली इसका बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वी आर डिस्कसिंग टुडे एसए 200 का कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एसए 200? एसए 200 क्या है? एसए 200 का नाम क्या है? नाम तो बहुत सिंपल है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। और नाम और नंबर के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है जिससे आप नाम और नंबर सारी एक स्टोरी के थ्रू याद कर सकते हो, वो आप देख सकते हो, है ना। सो एसए 200 जो है वो है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा और ऑडिटर को ऑडिट करनी है किसके अनुसार, किसके अकॉर्डिंगली? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स लेमन लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर। सो मैं अगर आपसे भी पूछूं और बहुत सारे लोग आप भी यही कहोगे, सर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये होता है ऑडिटर का कि उसको ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है, ये उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, और उसके लिए उसको चेकिंग करनी है और देखना है कि फ्रॉड एरर तो नहीं है, उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। बट दिस इज नॉट द आंसर जो आप एग्जाम में लिखोगे। यू हैव टू राइट इट डिफरेंटली एंड जो ओरिजिनल लैंग्वेजेस है वो आपको यूज करनी पड़ेगी। सो वी आर डिस्कसिंग द ओरिजिनल लैंग्वेज। ठीक है, स्टैंडर्ड बेयर क्या कहता है, उसके जो मेन क्रक्स है वो अपन यहाँ पर स्टैंडर्ड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एसे 200। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट सेज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर का ओवरऑल उद्देश्य क्या है? एक चीज आपको हमेशा मालूम है कि ऑडिटर हमेशा कौन सी एश्योरेंस देता है? रीजनेबल। एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज नॉट द फंडा ऑफ द ऑडिटर, वो पॉसिबल भी नहीं है उस ऑडिटर के लिए देना। ठीक है, 100% एश्योरेंस उससे हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करी है क्योंकि देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट जिसकी वजह से वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है। तो सबसे पहला काम जो उसको करना है, ठीक है, उसको सबसे पहले रीजनेबल एश्योरेंस जो है वो क्या करनी है? इकट्ठी करनी। किसके बारे में? ध्यान से सुनना। नंबर वन, उसको ये रीजनेबल एश्योरेंस इकट्ठी करनी है कि वेदर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओवरऑल एज अ होल देखना है। ठीक है, दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ तो नहीं है। आइदर इट अराइजेस ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर, क्योंकि मिस स्टेटमेंट के दो ही तरीके हैं, या तो इंटेंशनल हो सकता है दैट इज फ्रॉड, और या फिर अनइंटेंशनल हो सकता है दैट इज एरर। अगेन छोटे मोटे मिस स्टेटमेंट तो अपने को देखने भी नहीं है, अपने को सिर्फ कौन से देखने? मटेरियल। तो द फर्स्ट थिंग द ऑडिटर हैज टू डू इज ही हैज टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस। किसके बारे में? ये चेक करना है उसको, और ये चेक करके एश्योरेंस लेनी है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है दैट कुड अराइज आइदर ड्यू टू अ फ्रॉड और एरर। तो नंबर वन ही हैज टू डू दैट। फिर उसने ये चेक कर लिया, अब ऑडिटर इनेबल हो गया क्या करने के लिए? ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। सो नंबर टू इज ही हैज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। क्या ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है? कि क्या ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं, वेदर दे आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, मतलब सारे मेन एरियाज को कवर करते हुए, छोटा मोटा कहीं मिस्टेक हो तो चल जाएगा। ठीक है, सो इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट दे आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद व्हाट? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने का, उनको रिपोर्ट करने का जो फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लॉ के अंदर दिया हुआ हो सकता है। जैसे बैंकिंग कंपनी का अपना फ्रेमवर्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने का, इंश्योरेंस कंपनी का अपना फ्रेमवर्क है, नॉर्मल कंपनी इसका अपन शेड्यूल 3, रिवाइज शेड्यूल 3, इंडेस के हिसाब से भी आ गया। तो हमें सिर्फ ये देखना है दूसरी चीज कि क्या ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, whether they are prepared as per the FRF। FRF कौन सा? जो उस एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल है, इसलिए वर्ड एप्लीकेबल लिख दिया। बाकी अगर एक ही फ्रेमवर्क होता, लेट्स सपोज शेड्यूल 3 होता, तो लिख देते सीधे इट इज प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3। बट एक फ्रेमवर्क होता नहीं है, सबके लिए अपना अपना फ्रेमवर्क है, इसलिए जो भी एप्लीकेबल फ्रेमवर्क है, क्या उसके हिसाब से इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, ये आपको वेरीफाई करना है।
तो द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट पॉइंट इज The auditor has to obtain what? Reasonable assurance. ठीक है, किसके बारे में reasonable assurance इकट्ठी करनी है? दो चीजों के बारे में। पहला, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, जो मैं वर्ड जो इंपॉर्टेंट जनरली लोग नहीं देते, मैं उन पर फोकस कर रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल मेरे को चेक करना है, whether they are free from material misstatement either due to fraud or due to error. So इससे क्या हो जाएगा, ऑडिटर इनेबल हो जाएगा कि वो क्या एक्सप्रेस कर पाएगा, ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाएगा किस पे, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट, सारे मेन एरियाज को कवर करते हुए एप्लीकेबल एफआरएफ के अनुसार बनाए हुए कि नहीं बनाए हुए, ये ऑडिटर को पता चल जाए। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ये करने के बाद तो फिर इजी ना, फिर तो उसको क्या देनी है, खाली रिपोर्ट देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। और ये फर्स्ट स्टेप में जो जो उसने पाया, जो जो उसने फाइंड आउट किया, फाइंडिंग्स मतलब क्या होता है, जो भी उसने पाया फर्स्ट स्टेप को परफॉर्म करके, ये वाली चीज को, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है, एप्लीकेबल एफआरएफ के अनुसार है कि नहीं है, या फिर जो जो एसेज आगे जो अपन पढ़ेंगे, बहुत सारे एसेज और भी आपके कोर्स में, हर ऐसे में कुछ बोला हुआ है कि ऑडिटर को ये चीज अगर लगती है तो वो कम्युनिकेट करे किसको, मैनेजमेंट को, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, शेयर होल्डर्स को। तो ऑडिटर को अल्टीमेटली ये चेक करने के बाद क्या करना है, उसको रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, प्लस उसको कम्युनिकेट भी करनी है। क्या कम्युनिकेट करनी है, जो भी ऑडिटर ने फाइंड आउट किया है एसेज के अनुसार जो भी रिक्वायर्ड था, वो उसको अपने रिपोर्ट में लिख के और कम्युनिकेट करना है किसको, शेयर होल्डर्स को। वो अपने उसको एक अलग से रिप्रेजेंटेशन लेटर बना के लेना है मैनेजमेंट से, और अपना लेटर ऑफ वीकनेस उनको देना है। तो जो भी आपको कम्युनिकेट करना है वो आप कैसे भी तरीके से, रिपोर्ट्स के थ्रू कर सकते हो, और भी कोई तरीके हो तो उसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप आगे पढ़ोगे दूसरे एसेज, उसमें आपको ये चीजें नजर आएंगी। सो माय सबमिशन इज, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान से याद करना, चार्ट भी दिया हुआ है मैंने आपके लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है, सबसे पहले उसको रीजनेबल एश्योरेंस इकट्ठी करनी है कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये चाहे एरर की वजह से हुए हो, ये चाहे फ्रॉड की वजह से हुए हो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ओपिनियन देनी है। ठीक है, किसके ऊपर, कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और फिर रिपोर्ट करना है किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर तो रिपोर्ट कर दो। ठीक है, और क्या कर दो, फाइंडिंग्स भी रिपोर्ट कर दो जो आपने उस दौरान पाई। क्लियर? ठीक है, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर तो ये। अब इसके अंदर इस ऑब्जेक्टिव को अगर आप पूरा करना चाहते हो तो ऐसे 200 ने आपको 5 रिक्वायरमेंट्स दी है जो आपको फुलफिल करनी जरूरी है। ठीक है, कि अगर आप ये 5 रिक्वायरमेंट पूरी कर लोगे, मतलब आपने एक तरह से आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा कर लोगे। क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले सबसे इजी, ठीक है, जो कि है एथिकल रिक्वायरमेंट। और 5 एथिकल रिक्वायरमेंट हमेशा ध्यान रखना, पुराने बेसिक प्रिंसिपल्स की जगह एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी होती है। वो क्या 5 क्या है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। मैं पांचों का बेसिक बता देता हूँ, बहुत ज्यादा अपने को इसमें डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रिटी का मतलब है आप ईमानदार होने चाहिए, आपका एटीट्यूड बिल्कुल लॉयल होना चाहिए किसके प्रति, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रति। सेकेंड, ऑब्जेक्टिविटी मतलब आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए, माइंड भी इंडिपेंडेंट और अपीयरेंस भी इंडिपेंडेंट। तीसरा, आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए, ठीक है, आपके पास अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए, आपको लेटेस्ट लॉज जो चेंज हो रहे हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और आप ड्यू केयर के साथ मतलब ध्यान से काम करोगे। कॉन्फिडेंशियलिटी का फंडा हमेशा ये कहता है कि आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखोगे अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज। एंड द न्यू फंडा जो एथिकल रिक्वायरमेंट का एक नया पॉइंट है वो है प्रोफेशनल बिहेवियर, दैट इज आपका रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ बिल्कुल प्रोफेशनल रहना चाहिए। ठीक है, आप पर्सनल रिलेशनशिप उसके साथ डेवलप नहीं करोगे, मतलब इनडायरेक्टली आप इंडिपेंडेंट रहने चाहिए, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ऑब्जेक्टिविटी आप इफेक्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है, सो प्रोफेशनली बिहेव आपको कर। तो ये 5 रिक्वायरमेंट अगर आप वैसे भी पूरी कर लोगे तो मतलब आपने अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का काम कर लिया, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, निष्पक्ष रह के इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, कॉम्पिटेंटली कर रहे हो, तो मतलब एक तरह से आपने हर चीज चेक कर ही ली होगी, ड्यू केयर के साथ काम किया, बिहेवियर प्रोफेशनल रखा, तो मतलब आपने सारी चीजें चेक कर ली होगी, मतलब आपने एश्योरेंस इकट्ठी कर ली। तो नंबर 1 रिक्वायरमेंट तो ये। सेकेंड रिक्वायरमेंट जो आती है वो आती है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसको समझना। स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है, नॉर्मल मीनिंग स्केप्टिसिज्म का होता है दिमाग जो है ना उसकी बत्ती ऑन रखो। मेंटोस खाते हैं ना, मेंटोस में दिमाग की बत्ती ऑन होती, वैसे यहां लॉजिक कहा है कि ऑडिटर को अगर अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पूरा करना है प्रॉपरली तो ही शुड
बिहेव इन अ अलर्ट मैनर, वो जागरूक रहे, वो अलर्ट रहे, वो माइंड ओपन रखे हर बार, और जब भी उसको गड़बड़ नजर आती है वो सवाल पूछे मैनेजमेंट से, ठीक है, जब भी उसको गड़बड़ नजर आती है वो डिटेल में चेकिंग करे, ताकि अगर कोई छुपे हुए फ्रॉड्स होंगे, एरर्स होंगे, तो वो डिटेक्ट हो जाएंगे, और ऑडिटर के लिए जितने फ्रॉड्स एरर डिटेक्ट हो जाए उतना ऑडिटर को फायदा, उतनी एश्योरेंस लेवल उसकी बढ़ जाती है। तो स्केप्टिसिज्म को अगर मैं थोड़ा लेमैन की तरह समझाऊं, तो हम लोग ऐसे नहीं बोलते, दो दो वुमेन, दो औरत पंचायती जब करती है, या एक पर्टिकुलर लेडी जब शक की होती है, तो वो कैसे बिहेव करती है, तो देखो वैसी ही लैंग्वेज यहाँ पर है, ऑडिटर को भी वैसा ही बिहेव करना है। मतलब उसको सबसे पहले तो एटीट्यूड रखना है, किसका? क्वेश्चनिंग माइंड का। So let's suppose a Shakki wife is there. So he asks his husband, कहाँ गए थे, कब गए थे, क्यों गए थे। फिर वो अलर्ट हो जाती है अगर उसको कोई भी गड़बड़ नजर आती है कि हस्बैंड लेट आ रहा है, ठीक है, तो बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस जो इंडिकेट कर रहे हैं गड़बड़, और फिर वो एक एक सबूत इकट्ठे करती है, सबूतों को क्रिटिकल असेसमेंट करती है। दिस इज द बिहेवियर विच एन ऑडिटर शुड हैव। क्या? कि ऑडिटर को कैसा रहना है, एटीट्यूड कैसा रखना है, क्वेश्चनिंग माइंड का। यू शुड आस्क द क्लाइंट, ये डेटा कहां से आया, ये पर्टिकुलर फिगर कहां से आया। फिर अगर उसको लगता है ऐसी कोई कंडीशन नजर आती है जो अलर्ट करवा, मतलब जो इंडिकेट कर रही है क्या, कि यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, मतलब क्लाइंट और बाहर वाली थर्ड पार्टी के बाद बीच में आपने कोई क्लोज रिलेशनशिप देखा कि फैमिली रिलेटिव्स हैं, है ना, और फिर इसीलिए आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये हाई प्राइस पे इन्होंने खरीदा, और फिर जो भी एविडेंसेस आपको मिले उसको आपको क्रिटिकली असेस करना है, ताकि अगर कहीं कोई गड़बड़ होगी तो आपके सामने आने के चांसेस उस गड़बड़ के सबसे ज्यादा रह पाए। क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये स्केप्टिज्म क्या हर वक्त जगा के रखना है? सवाल ये भी आता है, कुछ लोग ये पूछते हैं सर ये स्केप्टिज्म हर समय अलर्ट रहना है छोटी से छोटी चीज पे? नहीं, ये स्केप्टिज्म आपको कब अलर्ट कर, आपको कब जगाना है, आपको कब अलर्ट रहना है, जब चार सिचुएशंस मैंने दी हैं, ठीक है। पहली सिचुएशन, जब क्लाइंट ने जो आपको एविडेंस दिया और आपके पास जो एविडेंस ऑलरेडी है, वो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब ऑलरेडी ऑडिटर ने कुछ एविडेंस इकट्ठा कर लिया था, ऑडिटर को लग रहा था कि ये जो सैलरी का फिगर है ये मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, और क्लाइंट जो आपको डेटा दे रहा है वो कुछ और दे रहा है। तो जब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, मतलब या तो मैं गलत हूं या वो गलत है, ज्यादा चांसेस उसी के गलत होने के हैं, तो वहां आपको उससे सवाल करना पड़ेगा। दूसरा, जब आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आई, आपकी खबरी से आई आपको इंफॉर्मेशन, या किसी सोर्स से आपको इंफॉर्मेशन मिली जो क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रही है, किसके ऊपर? उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो मैनेजमेंट ने आपको दिए, वो गलत दिए, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन जानकारी मिली, या फिर मैनेजमेंट से जो आपने इंक्वायरी करी थी और उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया इंक्वायरी का, और आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही है। समझ रहे हो ना? बहुत सिंपल है भाई। मैनेजमेंट से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, उन्होंने मुझे दी। मैनेजमेंट से कोई डॉक्यूमेंट मैंने मांगे, उन्होंने मुझे दिए, बोले ये सही है। अब मेरे पास कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन है, कोई पहले पॉइंट का लॉजिक है, मेरे पास कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन आई जिससे इन डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी, इन इंक्वायरीज के प्रति जो रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है उस पर क्या क्रिएट हो रहा है, उस पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रहा है। तो जब क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पर डिटेल में फिर अब क्या करनी पड़ेगी, जांच करनी पड़ेगी। तीसरा, ऐसी कोई कंडीशन आपको दिख रही है जो फ्रॉड इंडिकेट कर रही है। चौथा, ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस नजर आ रहे हैं, ऐसी कोई परिस्थिति नजर आ रही है जहां पर देयर इज अ नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय द एसएस। एसएस के अंदर जो प्रोसीजर दे रखे वो तो आपने लगा ही दिए, बट आपको लग रहा है फिर भी मेरे को एविडेंसेस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं मिले, मेरे को एविडेंसेस अभी काफी नहीं मिले, मेरे को एश्योरेंस रीजनेबल नहीं मिली है, तो उस केस में फिर आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप एडिशनल फिर जांच कर सकते हो, अलर्ट रह सकते हो, सबूतों को और डिटेल में असेस कर सकते हो, स्केप्टिज्म वहां पे जगा सकते हो। तो देयर आर फोर मेन सिचुएशन, बेसिक सिचुएशंस दी है जब आपको अपना स्केप्टिसिज्म जगाना है। कौन सी सिचुएशन है? नंबर वन, जब क्लाइंट ने जो एविडेंस दिया और मेरे पास जो एविडेंस है दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। सेकंड, जब क्लाइंट ने जो एविडेंसेस मुझे दिए, सबूत मुझे दिए, इंक्वायरी जो मैंने उनसे करी थी उन्होंने रिस्पॉन्स दिए, उसकी ऊपर शक हो गया। उसके ऊपर शक क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास कोई दूसरी इंफॉर्मेशन आई। फिर जब ऐसी कोई हालात या कंडीशन नजर आ रही है जो फ्रॉड इंडिकेट कर रही है, या जब ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस जो कह रहे हैं कि यार एसएस में जो प्रोसीजर दे रखे वो तो लगा दिए पर वो काफी नहीं है और एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी, वहां पर मैं अपना दिमाग चलाऊंगा, स्केप्टिज्म लगाऊंगा। ठीक है। और ये स्केप्टिज्म लगाने से फायदा क्या हो पता है? पहले जो नुकसान होते थे स्केप्टिज्म नहीं लगाने के, वो अब खत्म हो गए, और वो रिस्क अब खत्म हो गए। अब जैसे देखो क्या लिखा है, एडवांटेज क्या है, कि पहले जब आप ये एटीट्यूड अपनाते नहीं थे तब आपको ये 3 रिस्क झेलनी पड़ती थी, अब वो रिस्क क्या हो गई है, मिनिमाइज हो गई है स्केप्टिज्म को जगाने से।
तीन कौन से थे? पहले आप अनयूजुअल चीजों को क्या कर लेते थे, ओवरलुक कर देते थे। जैसे कोई बड़ा अमाउंट का एकदम से ट्रांजैक्शन नजर आया या कोई अनयूजुअल सा ट्रांजैक्शन नजर आया, बोले कौन चेक करेगा? अब नहीं करोगे, अब आप उसको चेक करोगे, अब आप उसको ओवरलुक नहीं करोगे। पहले आप ओवर जनरलाइज कर जाते थे, भाई 10 आइटम देखते थे, बोलते थे वह बाकी भी सही होंगे। अब आप ओवर जनरलाइज नहीं करोगे, अगर आपको यूनिक आइटम होगा, कुछ डिफरेंट आइटम है, तो आप उसको अलग से चेक करोगे। और पहले आप हर कुछ ही अज्यूम कर लेते थे, जब आप अपना नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे होते थे, तो आप अनअप्रोप्रिएट अजम्पशन, इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन ले लेते थे। अब आप इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन नहीं लोगे, अब आप प्रॉपरली थॉट आउट, सोच समझ के, बेस के साथ, बेसलेस अजम्पशंस नहीं लोगे। जब आप नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड कर रहे होगे या जब आप लास्ट में रिजल्ट इवैल्यूएट कर रहे होगे, तो प्रॉपरली सिचुएशन के अनुसार आप अज्यूम करके ही काम करोगे, बेसलेस या इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस नहीं लोगे, क्योंकि आपको मालूम है अगर गड़बड़ किया तो गड़बड़ आपको अल्टीमेटली ओपिनियन में देनी पड़ सकती है। ठीक है, सो what I'm trying to make you understand is essay 200 का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पढ़िए। essay 200 के उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें 5 रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी। नंबर 1, अगर आप एथिकली काम करोगे, पांचों रिक्वायरमेंट पूरी करोगे इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी वाली, तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। सेकंड, आप क्या रखोगे? स्केप्टिसिज्म रखोगे, ठीक है। आप अलर्ट रहोगे सिचुएशंस के सामने, ठीक है। आप हर कोशिश करोगे, हर पोजीशन में आप क्या करो कि जहां पर भी गड़बड़ है वहां पर आपको अपना दिमाग लगाना है, वहां पर आपको सबूत प्रॉपर्ली इकट्ठे करने हैं, वहां पर आपको क्वेश्चंस पूछने। तीसरा सिचुएशन है, तीसरा पॉइंट हमारा है कौन सा? प्रोफेशनल जजमेंट। देखो, जजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। काय के लिए? ओपिनियन देने के लिए। आपको मालूम है, आप पढ़ोगे आगे कि ऑडिट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स में जजमेंट ही चाहिए होती है, मतलब मैक्सिमम थिंग्स आर जजमेंटल। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे को ये लग रहा है कि मैंने सबूत सफिशिएंट अप्रोप्रिएट इकट्ठे कर लिए फॉर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, तो हो सकता है मेरे हिसाब से सबूत इकट्ठे कर लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, लेकिन आप उस जगह पे होते हैं तो आप कहते हैं नहीं, ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठे नहीं हुए, तो और इकट्ठे करो। ये जजमेंट पे। अच्छा, ओपिनियन कौन सी देनी है? ओपिनियन मालूम है ना, अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। नहीं देखा तो मैंने एक वीडियो और दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। मॉडिफाइड ओपिनियन क्या क्या होती है, ठीक है। मतलब गड़बड़ है तो बोलो गड़बड़ है, नहीं है तो नहीं है। अब ये भी जजमेंट पे। मेरे को लग सकता है यार ये सिचुएशन में ये आइटम मटेरियल नहीं है, तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, मैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं। आपको लग रहा है कि नहीं ये सर ये इंपॉर्टेंट है, ये मटेरियल है, तो मैं क्वालिफाइड दे रहा हूं, तो ओपिनियन भी जजमेंट पे बेस्ड है। मटीरियलिटी डिसाइड करना कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, वो भी जजमेंट पे है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें, ऑडिट प्रोसीजर कितने लगाऊं, नेचर, टाइम, एक्सटेंट कितनी रखूं, ये भी जजमेंट पे। मतलब बहुत सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? जजमेंट ऑफ द ऑडिटर पे। तो इसीलिए ऑडिटर का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? प्रोफेशनल जजमेंट मीन्स जजमेंट टेकन बाय द ऑडिटर आउट ऑफ हिज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अब जजमेंट आता कहां से? एक्सपीरियंस से, नॉलेज से, ठीक है। अच्छा, जजमेंट एसेंशियल है ऑडिट के लिए। क्यों एसेंशियल है? रीजन देखो क्या लिखा है। बिकॉज ऑडिटर को बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को इंटरप्रिट करना पड़ता है, ठीक है। तो जब वो जजमेंट प्रॉपर लगाएगा, मतलब वो एक्सपीरियंस्ड होगा, नॉलेजेबल होगा, अपडेटेड होगा, तो वो ढंग से इंटरप्रेट कर पाएगा उन एसएस के रिक्वायरमेंट को, ठीक है। नहीं तो गलत इंटरप्रेट कर लोगे तो गलत रास्ते पे चले जाओगे। दूसरा, बहुत सारे डिसीजन ऑडिटर को लेने होते हैं ऑडिट के दौरान, ठीक है, और वो तब तक नहीं ले सकते जब तक उसके पास उस फील्ड की, उस पर्टिकुलर एरिया की नॉलेज या एक्सपर्टाइज नहीं। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज द ऑडिटर्स जजमेंट। अच्छा, जजमेंट में दो एस्पेक्ट्स है, मैं दो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एक ये और एक ये। सबसे पहले तो ये वाला डिस्कस कर रहा हूं कि जजमेंट ऑडिट में कहां चाहिए होती है। तो बहुत सारे एरियाज हैं। मटीरियलिटी जजमेंट पे आधारित है। ऑडिट रिस्क का एक फंडा होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा, ठीक है। ऑडिट रिस्क जजमेंट पे आधारित है। कितना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर लगाना है, वो जजमेंट पे आधारित है। सफिशिएंट एविडेंस मेरे हिसाब से हो गए कि नहीं हो गए, मेरे जजमेंट पे। आपको लग सकता है नहीं ये 5 एविडेंस इकट्ठे किए सफिशिएंट नहीं हुए, मुझे लग सकता है सफिशिएंट हो गए, ये जजमेंट पे है। फिर मैनेजमेंट ने जो जजमेंट ले रखा है, ठीक है, कि उन्होंने कोई प्रोविजन बना रखा है, तो आपको वो जज करना है कि वो सही है कि नहीं। तो मेरे जजमेंट में सही हो सकता है, आपके जजमेंट में गलत हो सकता है। और लास्ट में कंक्लूजन देना, ओपिनियन देना भी जजमेंट पे ही आधारित है। मतलब लगभग बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑडिट के अंदर, मैं बोलूं ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स ऑडिट के अंदर जजमेंट पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, जजमेंट बनाते कैसे? तो जजमेंट बनाने की स्टेप्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, काम किए हैं पॉइंट।
सबसे पहले तो उस असर्शन को, मतलब जिस एरिया पे, जिस पॉइंट पे आपको क्या करना है, जजमेंट देनी है अपने, सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द असर्शन। असर्शन समझते हो ना? असर्शन मतलब वो अकाउंट बैलेंस, वो पर्टिकुलर फिगर जिस पे आपको अपनी जजमेंट देनी है, उसको आइडेंटिफाई करो। फिर उस असर्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद इवैल्यूएट कर लो कि वो असर्शन कितना इंपॉर्टेंट है आपकी ऑडिट के लिए। भाई छोटा मोटा कोई आइटम है तो इतना लोड नहीं लेना है, गलत भी हो गई जजमेंट तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट आइटम है तो सोच समझ के उसके बारे में डिसीजन लेना है। तो इवैल्यूएट करो उस असर्शन को। फिर उस पर्टिकुलर असर्शन के बारे में आप क्या इकट्ठी करो, जानकारी इकट्ठी करो, एविडेंस इकट्ठे करो, और फिर उन एविडेंसेस को इवैल्यूएट कर लो कि वो एविडेंस जो है वो रेलेवेंट है, सफिशिएंट है कि नहीं है। और फिर आपको क्या फॉर्म करनी है, जजमेंट। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या किया, असर्शन आइडेंटिफाई किया, ठीक है। असर्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद उस असर्शन को इवैल्यूएट करना है कि वो असर्शन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना रेलेवेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर असर्शन के बारे में कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन। और जो इन्फॉर्मेशन एविडेंस आपने कलेक्ट किए उनको भी इवैल्यूएट कर लो कि वो एविडेंस जो मिले हैं वो सफिशिएंट है, अप्रोप्रिएट है, प्रॉपर है कि नहीं है। और फिर लास्ट में आपको क्या फॉर्म करनी है, जजमेंट फॉर्म करनी है, ठीक है। सो दिस आर दी स्टेप्स कि आपको जजमेंट कैसे फॉर्म करनी है। अगर आपको असर्शन वर्ड में कभी कोई कंफ्यूजन हो तो मैं अगले वीडियोस में उस असर्शन वर्ड को समझाऊंगा। इफ यू वांट यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स कि अगर आपको असर्शन वर्ड समझ में नहीं आता, क्योंकि वो भी बहुत लॉजिकल वर्ड है जो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि असर्शन वर्ड बहुत सारी जगह कवर होता है, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं अभी 10 सेकंड के अंदर, असर्शन मींस वो आइटम, वो अकाउंट का बैलेंस जिसको आप चेक कर रहे हो। It could be a salary, it could be a figure of inventory, it could be a figure of fixed asset, that is relevant assertion, ठीक है। मैनेजमेंट ने जो चीज वहां पर बताई है कि देखो ये फिक्स एसेट है, ये मैंने असर्ट किया है, मैं उस असर्शन को चेक कर रहा हूं कि हाँ ये जो फिक्स एसेट का फिगर बताया है ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो आपको फिक्स एसेट्स के ऊपर अपनी जजमेंट लेनी है कि सही है कि नहीं है। तो असर्शन आपने आइडेंटिफाई किया, देख लिया कि फिक्स एसेट्स का अमाउंट बड़ा है तो ये इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में सबूत इकट्ठे किए, इवैल्यूएट किया और उसके बारे में जजमेंट ले लिया कि दिस पर्टिकुलर फिगर इज शोइंग ट्रू और फेयर और नॉट, ठीक है। तीन, चौथा मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस आप सबको मालूम होगा, इसके लिए अलग से पूरा एक स्टैंडर्ड है ऐसे 500 की। चौथी चीज, ऑडिटर को अगर अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है तो ही मस्ट ऑब्टेन सफिशिएंट एज वेल एज अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट मतलब क्वांटम प्रॉपर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट मतलब वो सबूत रेलेवेंट भी होने चाहिए और रिलायबल भी होने चाहिए। और ये सबूत इकट्ठे करने इसलिए भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर आप सबूत ही इकट्ठे नहीं करोगे तो बेस क्या बनेगा, और बेस ही नहीं बनेगा तो आप ओपिनियन कैसे दोगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स ऐसे 500 के अंदर एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। ऐसे 500 में इसकी सारी डिटेल्स दे रखी है। यहाँ पर मैं आपको एक दो चीजें ये बता देता हूँ भली कि आपको ये मालूम हो, लाइनर्स बता रहा हूँ एक आध, ठीक है, कि ऑडिटर कभी भी ऑडिट रिस्क जीरो कर ही नहीं सकता। क्यों रिस्क जीरो नहीं हो सकती? क्योंकि कुछ छुपे हुए फ्रॉड एरर्स तो रहेंगे रहेंगे। क्योंकि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहा है, रीजनेबल दे रहा है, तो उसमें कहीं एरर फ्रॉड रह गए तो पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रेज द ऑडिट रिस्क टू जीरो, एंड देयरफॉर वो इसलिए एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता है कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीटली फ्री है, वो ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक है। और इसका कारण इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, जो इंटर में भी शुरू के चैप्टर में आप पढ़ते ही हो, ठीक है। और फाइनल वालों के लिए तो बहुत ईजी, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ी भी ऑलरेडी, इनहेरेंट लिमिटेशंस दे रखी है, उसमें मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रहा। एक दो लाइनर्स और बता रहा हूं मैं आपको। क्या? ये वाला लाइनर बहुत अच्छा होता है, कौन सा? कि देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क, मतलब ये रिस्क है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते कि कुछ मटेरियल में स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। भले आपने ऑडिट प्रॉपरली प्लान कर लियो, परफॉर्म कर लियो, एसएस के अनुसार सारा काम कर लिया, फिर भी देयर इज अ रिस्क कि कुछ स्टेटमेंट्स मिस स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रह जाएंगे। और अगर, नेक्स्ट लाइनर, अगर कल को ऐसे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिस स्टेटमेंट निकल के आ जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑडिटर ने अपना काम ढंग से नहीं किया, मतलब सिर्फ इस वजह से कि ये मिस स्टेटमेंट निकल के आ गए बाद में, इट डज नॉट इंडिकेट अ फेलियर टू कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द, ऐसे इसका ये मतलब नहीं माना जाएगा। हाँ, ऑडिटर ही अगर गिल्टी था, ऑडिटर ने नेग्लिजेंस बढ़ती तो बात अलग है, बाकी नॉर्मली मैंने अपनी पूरी कोशिश करी फिर भी नहीं निकले, ऑडिटर लायबल। एंड द लास्ट पॉइंट, पांचवा रिक्वायरमेंट नंबर 5, ऑडिटर को ऑडिट किसके अनुसार करनी है?
एसएएस के अनुसार, ठीक है। तो उसको ऑडिट अपनी किसके हिसाब से करनी है, एसएएस के अनुसार। ही हैज टू फॉलो ऑल दी एसएएस, ठीक है। और एसएएस के अंदर लिखा हुआ है कि उसको किस तरह से प्रोसीजर लगाने हैं, उसको नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर क्या रखना है, वो एसएएस के अंदर लिखा हुआ है। बहुत सारे एसएएस हैं, 200 के बाद खूब सारी लिस्ट है लंबी आपकी, ठीक है। सो 810 तक लिस्ट कवर होती है ना। तो ये आपको एसएएस के अंदर साफ साफ बता रखा है कि आपको प्रोसीजर कितने लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीजर लगाना है। तो आप इंडिविजुअल एक एक ऐसे का प्रोसीजर लगाते गए तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अपने आप पूरा हो जाएगा। और आपने कोई भी ऐसे फॉलो नहीं किया तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सारे इंटरकनेक्टेड रहेंगे। सारे ऐसे के ऑब्जेक्टिव अगर आप पूरे कर लोगे तो बाय डिफॉल्ट ऐसे 200 का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस होता है कि मान लो कभी आपको लॉ कुछ और कह रहा है, लॉ में कुछ और लिखा है और ऐसे में कुछ और लिखा है। वैसे तो होगा नहीं ऐसा, बट इन केस ऐसी सिचुएशन आ गई कि लॉ में कुछ और लिखा है और ऐसे में कुछ और लिखा है, तो क्या प्रिवेल करेगा, लॉ। तो उस केस में आप ये बता देना, अपनी बुक्स में डॉक्यूमेंट कर लेना, अपने डॉक्यूमेंटेशन फाइल में लिख देना वर्किंग पेपर्स में कि मैंने इस ऐसे की रिक्वायरमेंट को इसलिए फुलफिल नहीं किया है क्योंकि लॉ में कुछ और लिखा था, इसलिए वो ओवरराइड कर रहा है। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे के अंदर कोई चीज लिखी हुई है, हर ऐसे के अंदर कुछ प्रोसीजर लिखा हुआ है ताकि उस ऐसे का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए, लेकिन आपको लगता है कि उस ऐसे का ऑब्जेक्टिव में उससे और डिफरेंट प्रोसीजर लगा के भी फुलफिल कर सकता हूं, तो ठीक है, फिर आप वो कर लो। तो उस केस में भी आपको स्टेटमेंट डालना पड़ेगा कि मैंने ये डिफरेंट प्रोसीजर लगाया है, ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी ऐसे वाली, प्रोसीजर वो फॉलो नहीं किया, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहा हूं मैं ये दूसरे प्रोसीजर लगा के, ठीक है। तो वो भी आप डॉक्यूमेंट कर लें। तो साफ साफ लिखा है ऐसे 230 के अंदर, 230 इज डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के स्टैंडर्ड में ये साफ साफ लिखा है कि अगर एक्सेप्शनल कोई केस हो जब ऑडिटर क्या कर रहा है, डिपार्ट कर रहा है किससे, उस ऐसे की रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो आप डॉक्यूमेंट कर देना अपनी फाइल में वर्किंग पेपर्स में। और एक पॉइंट तो मैंने बता दिया, लॉ और उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, ऐसे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो लॉ ही प्रिवेल कर। सो ये बेसिक जो मुझे आपको बताना, आपको डिटेल चाहिए तो यू कैन राइट मी, यू कैन मेल मी कि मेरे को और डिटेल बताओ दो सर, तो आई डेफिनेटली टेल यू द डिटेल्स ऑफ दिस, और डिटेल में और डिस्कस कर सकते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट जिनको समझ में नहीं आता था उनके लिए मैंने ये स्टैंडर्ड यहाँ पर समझाया। क्या होता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना है, सबसे पहले ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस इकट्ठी करनी है। दो चीजें करनी है, number one whether the financial statements are free from material misstatement, number two he has to express an opinion कि whether the financial statements are prepared in all material respect as per the applicable FRF, and then he has to give a report financial statements पे, plus उसको findings और कोई communicate करनी तो वो भी उसको कर। इस ऐसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 5 चीजें आपको फॉलो करनी है। एथिकल रिक्वायरमेंट आपको ध्यान रखनी, ठीक है। दूसरा, आपको स्केप्टिज्म रखना है। तीसरा, आपको जजमेंट पे ध्यान देना है, प्रोफेशनल जजमेंट आपकी इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑडिट ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। फोर्थ, आपको एविडेंसेस प्रॉपर्ली इकट्ठे करना है। और फिफ्थ, आपको ऑडिट किसके अनुसार करनी है, एसएएस के अनुसार, ठीक है। तो ये मेन चीज है एसए 200 के अंदर। फिर एसए 200 में एक दो चीजें और है। स्कोप ऑडिटर का आपको वैसे पता होगा कि ऑडिटर का स्कोप 3 चीजें डिसाइड करती है, एंगेजमेंट के टर्म्स, लॉ की रिक्वायरमेंट और एसएएस की या आईसीए के प्रोनाउंसमेंट्स, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि एसए की रिक्वायरमेंट जो है या लॉ की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको करना ही करना है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में उसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा और कुछ चीज ऐड कर सकते हो, मतलब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते किसको, एसएएस और लॉ की रिक्वायरमेंट, ठीक है। लास्ट में वो कॉमन लाइन है अगेन, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है अगेन। सो ऑडिटर्स ओपिनियन is not an assurance about the future viability। ऑडिटर किसके ऊपर ओपिनियन दे रहा है, पास्ट के बारे में, वो फ्यूचर के बारे में ओपिनियन नहीं दे रहा है, ठीक है। सो ऑडिटर की एश्योरेंस फ्यूचर वायबिलिटी के लिए नहीं है, नाइदर इट इज एन एश्योरेंस अबाउट द फ्यूचर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट। क्लियर, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर और भी आपको कोई टॉपिक समझना हो, ठीक है, डिटेल में, शॉर्ट में, तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन इट इन द अपकमिंग वीडियोस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन हियर, and do give your likes, comments in the comment box. I would love to hear all of them. Thanks once again.